जन्नत के पत्ते बाब नंबर 9। रात वो अब्बा से मिलने गई। जब फातिमा करीब नहीं थी तो उनका हाथ पकड़कर नरमी से उन्हें उसने अपने फैसले का बताया। सारी बात सुनकर वो नहीफ से अंदाज में हल्का सा मुस्कुराए। बाकर साहिब से मिल लेना, वो तुम्हें काम समझा देंगे। बहुत धीमी आवाज में वो बस इतना सा कह पाए थे। और जीशान मेरा दोस्त है, कोई मदद चाहिए हो तो उसे कह देना। फिर उन्होंने आंखें मूंद लीं। बीमारी वाहिद शे होती है जो इंसान को ढा सकती है। दुख ज्यादा जोरावर होते हैं। वो भी टूट चुके थे। उसे रोहिल पे पहले से भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फातिमा से सामना हुआ तो बस सरसरी सा बताया, कल मैं अब्बा के ऑफिस जाऊंगी। उन्होंने हैरत से उसे देखा। क्यों? अब्बा ने कहा था। अच्छा, आप ये कारोबारी बातें उनसे मत कीजिएगा, डॉक्टर ने मना किया है। वो निगाह बचाकर पास से निकल गई। वो फातिमा को जानती थी। उसे मालूम था कि वो उसके फैसले पर बहुत खुश नहीं होंगी, और खुश तो शायद खुद भी नहीं थी। वो खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी। ये तो जहान था जिसने उसे फंसवाया था और फिर खुद पीछे हट गया था। सुलेमान साहिब का ऑफिस निहायत पुरतायुश अंदाज में आरास्ता किया गया था। ग्रे और गहरे नीले की थीम के साथ सफेद चमकते मार्बल टाइल्स, कीमती पर्दे, शहाना सा फर्नीचर और ऊंची सियाह घूमने वाली कुर्सी की तो शान ही अलग थी जिस पे वो उस वक्त बैठी थी। अपने सिल्क के सियाह अबाया में मलबूस, दोनों कोहनियां कुर्सी के हथ पे जमाए, उंगलियों से दूसरे हाथ में मौजूद प्लाटीनियम घुमाते हुए टेक लगा कर बैठी, वो संजीदगी से सर हिलाती बाकर साहब की ब्रीफिंग सुन रही थी। नफासत से किए गए नकाब में से झलकती आंखें मुतवज्जा अंदाज में सिकुड़ी हुई थीं। वो अधेड़ उम्र और शरीफ नफ्स से इंसान लगते थे और अब पूरी जांफिशानी से उसे अब्बा के कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आगाही दे रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, कंपनी के जेर तामीर प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड्स, वो सब सुन रही थी। मगर बाज इस्तिलाहात बहुत मुश्किल थीं, उसे सब समझ में नहीं आ रहा था। रह रह कर उसे कारोबारी मामलात में अपनी कम इल्मी का अफसोस हो रहा था। वो खुद को समझा रही थी कि यह अफसोस भी कम इल्मी का है, ना कि ताया को यूं चैलेंज करने का। मगर शायद आखिर जिक्र पर उसे ज्यादा अफसोस था। कंपनी में 40% शेयर्स आपके वालिद के हैं मैम, 20% फुरकान साहब के हैं, 20% जाहिद साहब के और 10% सेठी साहब के हैं। और आखिरी 10%। पहली दफा उसने जुबान खोली और साथ ही ऑफिस का दरवाजा खुला। यानी चौंक कर देखा और फिर नागवारी की एक लहर ने उसे सर से पांव तक घेर लिया। अगर उसे थोड़ा सा भी ख्याल आता कि आखिरी 10% शेयर होल्डर्स वलीद लगारी हो सकता है तो वो कभी ऑफिस न आते। ओह, आप ऑफिस आई हैं? वो आप पे जोर देता तंजिया मुस्कुराहट के साथ बहुत एतमाद से चलता अंदर आया। बाकर साहब के चेहरे पे नागवारी उभरी, मगर वो खामोश रहे। तो सुलेमान अंकल की सीट आप संभाल लेंगी। इसके सामने कुर्सी खींचकर वो टांग पे टांग रखकर बैठा। क्या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री आपने तुर्की से ली है? मगर अब्बा को तो आपने बताया था कि आप एलएलबी कर रही हैं। तमस्खुराना अंदाज में कहता वो वाजह तौर पर उस रात का हवाला दे रहा था। ये तय था कि पहली दफा नकाब में देखकर उससे अगर वो फौरन से पहचान गया था तो ये वजह यही थी कि उसने बाहर स्टाफ से उसकी आमद के बारे में सुना था। तब ही वो इतने ही एतमाद से बेधड़क इस ऑफिस में दाखिल हुआ था जिससे वो गालिबन हमेशा होता था। तो मैडम एमडी, क्या इरादे हैं आपके? क्या अब इस ऑफिस में तलबनाइजेशन राइज हो जाएगी? वो जो खामोशी से लब भींचे उसकी बात सुन रही थी, उसने दाएं अबरू सवाले उठाई। सियाह नकाब से झलकती आंखों की तख्ती वाज़ेह थी। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ। बाकर साहब, ये कौन साहब हैं? मैम, या लगारी साहब हैं। पहचान तो खैर आप गई हैं, मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाएंगे। वलीद लगारी कहते हैं मुझे। और वलीद लगारी साहब, मेरी एक बात का जवाब दे। मुतवाजन लहजे में बात काटते हुए वो आगे को हुई और एक दूसरे में फंसे हाथ मेज पे रखे। वो जो इस्तेहजाई अंदाज में बोले जा रहा था रुक गया। वलीद साहब, क्या मैंने आपको अपने ऑफिस में बुलाया था? वलीद ने हंसकर सर झटका। मैडम हया, बल्कि मिसेज हया। अब जब आपको इधर काम। वलीद साहब, क्या मैंने आपको बुलाया था? वो पहले से बुलंद और दुरुस्त आवाज में बोली। वलीद की भुएं सिकुड़ी। सुलेमान अंकल के ऑफिस में आने के लिए मुझे इजाजत। वलीद साहब, क्या मैंने आपको बुलाया था? वो बेहद ऊंची आवाज में कहती कुर्सी से उठ खड़ी हुई।
बाकर साहिब भी एहतरामन साथ ही उठे। ताबदारी का सबूत, वफादारी का एहसास। वलीद की पेशानी के बल गहरे हो गए। वो तेजी से उठा। सुलेमान अंकल, मेरे साथ ये सलूक कभी बर्दाश्त न करते। मैं आपके साथ इससे भी बदतर सलूक कर सकती हूँ। बाकर साहब, इन साहब को बाहर जाना है, प्लीज दरवाजा खोल दें। बाकर साहब ने जरा तजब्जुब से उसे देखा, फिर पलटने ही लगे थे कि वलीद ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। मैं देखता हूँ आप इस ऑफिस में कितने दिन रहती हैं। एक खश्मगी निगाह बाकर साहिब पे डालता वो तेजी से पलटा। हया ने कुर्सी पे वापस बैठते हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। दरख्शां, अगर ये आदमी मुझे दोबारा बिला इजाजत अपने ऑफिस में दाखिल होता नजर आया तो आपकी छुट्टी। सुन लिया आपने? और सुनाया तो उसने वलीद को था, जो उसकी बात खत्म करने के बाद ही बाहर निकला था। जी जी मैम, अब्बा की सेक्रेटरी बौखला गई थी। बैठिए। रिसीवर वापस रखते हुए उसने बाकर साहब को बैठने का इशारा किया। बाकी 10% शेयर्स इनके पास है मैम। बाकर साहब का सिलसिला कलाम वहीं से जुड़ा। तब तक वो चंद गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज कर चुकी थी। पहले उमेर लगारी ऑफिस आया करते थे, मगर गुज़श्ता एक माह से वो इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क हैं। चंद मजीद तफसीलात के बाद वो इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मुतवक्का मीटिंग के बारे में बताने लगे। मैम, एक ट्रस्टीज का प्रोजेक्ट है, हमें वो हासिल करना है, और यानी कि टेंडर्स की नीलामी है और हमें नीलामी जीतनी है। उसने दबे दबे जोश से उसकी बात काटी। गुजरते गुजरते कभी कोई सोप सीरियल देखी थी जो इसमें अमूमन टेंडर्स की नीलामी हो रही होती और मुख्तलिफ कंपनियां बोली लगा रही होती। सो कम अज कम कुछ तो पता था उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुतल्लिक। बाकर साहब लम्हे भर को खामोश हुए, फिर नफी में सर हिलाया। नहीं मैम, टेंडर्स की नीलामी का मामला नहीं है। अच्छा, उसने खिफ़्फ़त छुपाते हुए सर हिला दिया। अब वो दरमियान में नहीं बोलेगी, खामोश रहकर बस सुनेगी। असल में एक ग्रुप टेंडर्स बनाना चाह रहा है। वो इसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों के आइडियाज़ देखना चाहता है कि कौन उनकी ज़मीन को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करके ट्रेड सेंटर बनाया जा सकता है। अगर हमारा आइडिया अप्रूव हो गया तो प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा। मैं हेड आर्किटेक्ट को भेजता हूँ, वो आपको मजीद ब्रीफ कर देंगे। बाकर साहब मुअद्दब अंदाज में उठते हुए बोले। हेड आर्किटेक्ट रिजवान बेग साहब दरमियान उम्र के तजर्बाकार इंसान थे, मगर उनका अंदाज यूं था गोया उनके सामने कोई अनपढ़ लड़की बैठी हो जिसको ब्रीफ करना वो अपनी शान में तौहीन समझते हों। जानबूझकर मुश्किल इस्तिलाहात इस्तेमाल करते वो बहुत लापरवाही से उसको अपना काम दिखा रहे थे। यह ट्रेड सेंटर है, यह पार्किंग लॉट है, यहाँ हम यूं करेंगे, यहाँ यूं। हया उसी अंदाज में कमर सीट पे टिकाए, हथेलियां मिलाए बैठी बहुत तहम्मुल से उनकी बात सुन रही थी। अब आपको तो इतना पता नहीं होगा मैम, बहरहाल ये इतना शानदार प्रोजेक्ट प्लान है कि इमारत देखते ही ग्राहक फौरन इसे कार इधर पार्क करके और शॉपिंग शुरू कर देगा। खैर, मैं तो इस मौत के कुएं में कभी कार पार्क न करूं। कार को कुछ हो गया तो रोहेल कभी मुझे छोड़ेगा कि वो उसकी कार थी, मगर अब तो रोहेल ने बहुत कुछ छोड़ दिया और कार तो जहान के पास थी। पता नहीं वो इस वक्त क्या कर रहा होगा। उफ, हया, काम पे तवज्जो दो। वो सर झटक कर उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। डिज़ाइन की इस वाकई कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन अगर इतने काबिल आर्किटेक्ट उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे तो यकीनन वो बहुत अच्छा होगा। वो कायल हो गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग उसकी तवक्को से ज़्यादा बुरी रही। जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई तो लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल के दोनों अतराफ कुर्सियों की कतारों पर सूटेड बूटेड अफराद मुंतजिर से बैठे थे। सरबराही कुर्सी खाली थी। वो फाइल संभाले तेज तेज कदमों से चलती कुर्सी तक आई। कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। उसने मेज पर पर्स रखा और कुर्सी संभालते हुए फाइल खोली, मगर गर्दन उठाकर देखा तो सब मर्द हजरात उसी की तरफ मुतवज्जा थे। ताया फुरकान, जाहिद चचा, दावर भाई, वलीद, चंद गैर शनासा चेहरे। लम्हे भर को उसका एतमाद डानवा डोल हुआ। जो लड़की इतना कुछ तन्हा सहती है वो बहुत मजबूत होती है। उसने फौरन उसे खुद को संभाल लिया। तमहीद के बाद वो अपने अजली पुरएतमाद और दो टोक अंदाज में कहने लगी, सुलेमान असगर की अटॉर्नी इन्फेक्ट होने के नाते उनके सेहतयाबी तक मैं उनकी सीट संभालूंगी। मुझे उम्मीद है कि किसी को एतराज नहीं होगा। एतराज तो खैर हैं, मगर किया जा सकता है। ताया फुरकान ने नागवर छुपाने की कोशिश किए बगैर हाथ झुलाकर कहा। उसने गर्दन मोड़कर बहुत संजीदगी से उन्हें देखा। जी सर, मैं जानती हूँ कि बहुत से लोगों को एतराज होगा, मगर चूंकि आप मेरे साथ हैं इसलिए मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। अब काम की बात पे आते हैं। उनको कुछ इस तरह से घेरा कि वो वहां
کر سکے وہ ہاں کر سکے نہ ہی نہ، وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آ گئی۔ اس کی غلط فہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس راستے میں نہیں آئے گا۔ ولید سمیت قریباً سبھی، حتیٰ کہ داور بھائی بھی، تمام عرصے میں اس سے بات پہ بات سوال کرتے رہے، جان بوجھ کر کنفیوز کرنے والے سوال، اور پھر اس کی توجہ پہ استضاحی انداز میں سر جھٹک دیا جاتا۔ غصہ اس سے آیا، مگر اسے عائشہ گل کی اچھی لڑکی کی طرح تحمل سے کام لینا تھا۔ لیکن آخر میں اس کا صبر جواب دے گیا جب داور بھائی نے بہت چبھتے ہوئے انداز میں کہا، میڈم، آپ کا تو LLB بھی مکمل نہیں ہوا، تو آپ ایک کنسٹرکشن فرم کی پیچیدگیاں کیسے سمجھ پائیں گی؟ جب آپ 4 سال میں 2 دفعہ انگلش لینگویج میں سپلی لے کر BA کر سکتے ہیں اور سمپل MA کر کے آج ادھر بیٹھ کر مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ میں بھی جلد ہی کمپنی کی ساری پیچیدگیاں سمجھ جاؤں گی۔ بہت سکون سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کانفرنس روم میں سناٹا چھا گیا۔ داور بھائی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنی چیزیں اٹھا کر اسی اعتماد اور وقار کے ساتھ چلتی دروازے کی سمت بڑھ گئی جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی۔ سلیمان اصغر کی مغرور بیٹی، پیچھے سے اس نے کسی کو کہتے سنا تھا، مگر وہ باہر نکل آئی۔ پرسوں پریزنٹیشن تھی، اور اگر وہ اچھی سے پریزنٹیشن دے کر پروجیکٹ اپروو کروا لے تو پھر وہ تو ان شامسنٹ مردوں پہ یہ ثابت کر دے گی کہ سلیمان اصغر کا انتخاب درست تھا۔